अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने मेजरमेंट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास वेक्टर्स क्या है? अगर मैं वेक्टर्स को डिफाइन करूं तो हमारे पास वेक्टर्स की तीन डेफिनेशन है। एक हमारे पास फिजिक्स डेफिनेशन है, एक हमारे पास मैथमेटिक्स डेफिनेशन है और एक हमारे पास कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन है। माय पर्सनल फेवरेट इज मैथमेटिक्स डेफिनेशन। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन क्या है? हमारे पास कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास वेक्टर्स क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक डेटा शीट है। अब डेटा शीट क्या है? आपने एक्सेल फाइल्स देखी होंगी। एक्सेल फाइल्स में हमारे पास क्या होता है? टेबल होता है, एक रोज और कॉलम्स होती हैं। लेट्स से हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, कोई स्टूडेंट्स डॉट सी एस पी हमारे पास एक एक्सेल फाइल है और उसमें हमारे पास डेटा कुछ यूँ है, स्टूडेंट्स का IQ, उनका CGPA और उनका पैकेज कितना लगा। एक यूनिवर्सिटी का डेटा है जिनमें हमें स्टूडेंट्स का IQ, CGPA और फिर उनको पैकेज कितना लगा, जॉब जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका पैकेज कितना लगा, वो हमारे पास गिवन है उस डेटा शीट में। अभी एक बहुत ही छोटा डेटा सेट में ले रहा हूँ। हमारे पास इसमें जस्ट 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, IQ, CGPA और पैकेज, और 2 रोज हैं हमारे पास। पैकेज हमारा लैक्स में है। एक का पैकेज है 1.5 लाख और दूसरे का 2 लाख। तो ये हमारे पास 2 रोज का एक डेटा सेट है, बहुत ही स्मॉल डेटा सेट। तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास वेक्टर्स क्या है कि ये आपके पास जो एक कॉलम है, ये एक कॉलम जो है इसको कहते हैं कि ये आपके पास वेक्टर है। इसी तरह IQ जो है, IQ का पूरा कॉलम हमारे पास एक वेक्टर हो गया। CGPA हमारे पास एक पूरा कॉलम है, तो ये एक दूसरा वेक्टर है। और ये हमारे पास पैकेज का एक तीसरा वेक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, IQ, CGPA और पैकेज। और अगर हम इन तीनों को एक साथ अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ये आपके पास IQ, CGPA और पैकेज को मिलाकर हमारे पास 3 वेक्टर्स बन रहे हैं। तो इसको फिर कहते हैं कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो ये एक CS कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन है। हमारे पास वेक्टर्स ये होते हैं। अब क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि IQ हमारे पास एक कॉलम ये एक वेक्टर है, CGPA एक दूसरा वेक्टर है, पैकेज एक तीसरा वेक्टर है, ऐसा क्यों है? लेट्स से फॉर अ मोमेंट मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जस्ट 2 कॉलम्स हैं। फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि फिर इनको ड्रॉ करना इजी हो जाए, तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, IQ और CGPA। तो अगर मैं इसको 2D प्लेन में ड्रॉ करूँ, अब ऑब्वियसली 2 कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास 2D प्लेन में ड्रॉ होगा। ये हमारे पास एक प्लेन है, X एक्सिस पे मैं IQ ले रहा हूँ और Y एक्सिस में CGPA ले रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट रो है,
अभी जो फर्स्ट रो है इसका IQ है 108, लेट्स से 108 हमारे पास यहाँ पर है, तो ये थोड़ा करीब ले लेते हैं ताकि फिर 120 हमारे पास, ये हमारे पास 120 हो गया, ये 108, और CGP हमारे पास 3.5 है, लेट्स से यहाँ, तो ये जो हमारे पास पॉइंट बन रही है कि 108 IQ और 3.5 CGP, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगी, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा एक वेक्टर बन गया जिसकी IQ जो है 108 और CGP है 3.5, तो इसलिए हम इसको वेक्टर बोल रहे हैं। तो इसी तरह फिर ये अभी एक कॉलम जो है हमारे पास एक पूरा वेक्टर हो गया, CGP का एक वेक्टर हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर रोज की बात करें तो ये हर रो हमारे पास हर रो भी हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसलिए हमारे पास इनको हम वेक्टर लेते हैं ताकि फिर जब हम इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे पास इजी हो जाती है। एनीवे, ये हमारे पास CS डेफिनेशन है। इसी तरह अगर हम ये 120 वाला ड्रॉ करें तो वो हमारे पास कुछ यूँ 3.2 हमारे पास यहाँ पर बनेगा, तो ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा। CS डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स डेफिनेशन क्या है, CS हमने डिस्कस कर लिया। फिजिक्स में हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं, हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज में आपने अगर नोटिस किया हो तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास मास है, तो मास हम जब बोलते हैं तो मास हमारे पास 10 kg है, 15 kg है, 20 kg है। उसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मास 10 kg है तो किस डायरेक्शन में है, 15 kg है किस डायरेक्शन में। हम सिंपली कहते हैं कि 10 kg है, 15 kg है, 20 kg है। तो मास हमारे पास, इसको हमें डिफाइन करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में हमारे पास लग रही है। लेट्स से हमारे पास फोर्स है। फोर्स जब मैं कहता हूँ तो फोर्स 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रही है। ऐसे तो नहीं कहूँगा कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है। तो मैं एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करूँगा कि भाई 10 डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ लग रही है, टुवर्ड्स साउथ लग रही है। तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर्स हैं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम कहें कि जस्ट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उनको डिफाइन करने के लिए, तो उनको फिर हम स्केलर्स कहते हैं कि वो स्केलर्स हैं। स्केलर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे कि हमारे पास डिफरेंस देख लेंगे दोनों का, स्केलर क्या है और वेक्टर्स क्या हैं। इस वीडियो में जस्ट हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर्स हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फोर्स का आपको एग्जांपल दिया, फोर्स हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास होती है वेक्टर, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से एक बॉक्स हमारे पास पड़ा हुआ है जिसका मास कुछ भी हमारे पास m को इसका मास है, तो उस पर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इधर भी लग सकती है फोर्स, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में भी लग सकती है, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में भी लग सकती है। तो अगर हम सिंपली कहें कि 10 न्यूटन इस मास पर फोर्स लग रही है, इस बॉक्स पर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो पता नहीं चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, सही से स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे, सही से डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो इसलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि फोर्स जो 10 न्यूटन लग रही है इस बॉक्स पर किस डायरेक्शन में लग रही है। हमने कह दिया कि ये हमारे पास टुवर्ड्स राइट हमारी फोर्स लग रही है। तो जब हमने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है टुवर्ड्स राइट, तो सही से स्पेसिफाई हो गया कि फोर्स राइट की साइड लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है इस बॉक्स पर। अब पता चला कि अभी ये 10 न्यूटन फोर्स राइट पर लग रही है, तो बॉक्स अभी मूव भी हमारे पास राइट साइड पर करेगा। तो फोर्स थी, तो अगर हम सिंपली अगर मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते तो सही से हमारे पास स्पेसिफाई नहीं हो रहा था, सही से डिफाइन नहीं हो रहा था कि हमारे पास फोर्स पता नहीं चल रहा था कि डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी का एग्जांपल लें कि हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास एक गाड़ी है, अब वो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी अभी सही से डिफाइन नहीं हो रहा कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव तो कर रही है, पर आगे मूव कर रही है, पीछे मूव कर रही है, डायरेक्शन क्या है। तो हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास टुवर्ड्स द राइट है, तो अभी गाड़ी हमारे पास राइट की तरफ मूव कर रही है विथ 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए ये भी हमारे पास फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन चाहिए उसको भी स्पेसिफाई करने के लिए। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, जस्ट मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा। इसी तरह अगर हम इस गाड़ी को बताएं कि ये कितने कितने इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर ली है, तो उसके लिए भी फिर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट तो मूव किया है लेकिन किस डायरेक्शन में, इतना उसने ट्रेवल तो कर लिया लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इनको हम कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स हैं। अब मैथमेटिक्स ने वेक्टर्स को किस तरह डिफाइन किया है। मैथमेटिक्स ने जनरलाइज कर दिया इस कॉन्सेप्ट को कि फिजिकल, हम फिजिक्स में बात कर रहे थे तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस में हम बात कर रहे थे तो हमारे पास हम कॉलम्स की बात कर रहे थे या रोज की बात कर रहे थे, तो डेटा सेट्स में हम जा रहे थे कि डेटा सेट्स में कॉलम या रोज की बात कर रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दिया मैथमेटिक्स ने कि जो हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन जो है वो भी हमारे पास मैथमेटिक्स में आ जाए, और कंप्यूटर साइंस की भी जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में आ जाती है।
तो मैथमेटिक्स ने किस तरह डिफाइन किया वेक्टर्स को? मैथमेटिक्स ये कहती है कि हमारे पास लेट से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जिसमें ले रहा हूँ कि हमारे पास u और v दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अभी u और v दो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। हमारे पास CS की डेफिनेशन में अगर आए तो वो हमारे पास कॉलम हो सकते हैं, रोज हो सकते हैं। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो प्रॉपर्टीज मैथमेटिक्स कहता है कि दो प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स उन दो प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करें तो वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेक्टर्स हैं। अब दो प्रॉपर्टीज क्या हैं? नंबर 1 ये है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो हमें जो न्यू वेक्टर मिल रहा है, लेट्स से हमारे पास न्यू वेक्टर है, इसको मैं बोलता हूँ कि हमारे पास z एक न्यू वेक्टर है। तो ये जो z न्यू वेक्टर हमें मिल रहा है ये भी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में होना चाहिए। मतलब अगर मैं IQ की बात कर रहा था CS की डेफिनेशन में, तो अगर ये दोनों मैंने IQ की दो वैल्यूज ली हैं तो ये जो तीसरी मुझे z वैल्यू मिली है इन दोनों को ऐड करने पर वो भी IQ ही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से, किसी रियल नंबर से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, लेट से मैं u को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं उसको बोलता हूँ a कोई रियल नंबर है, तो ये जो a रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। तो a को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें जो न्यू वेक्टर मिलेगा, लेट से वो x है हमारे पास, तो वो भी हमारे पास इन ऑब्जेक्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में ही होना चाहिए। तो फिर अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज जस्टिफाई हो तो कहते हैं कि ये आपके जो u और v हैं ये आपके वेक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि CS की डेफिनेशन भी इसमें कैसे आती है, इसी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में, और फिजिक्स की डेफिनेशन भी कैसे इसके अंदर आ जाती है। हम CS की बात करते हैं, हमने IQ की बात, IQ की हमारे पास वैल्यूज थी। लेट से मैं IQ की वैल्यू लेता हूँ 70 और 70 को अगर मैं ऐड करता हूँ 80 तो 70 एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको u बोल देते हैं। 80 IQ हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम v बोल देते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? IQ। इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो न्यू वैल्यू मुझे मिलेगी 150, वो भी हमारे पास क्या होगा? IQ ही होगा। IQ दो IQs को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो जो न्यू वैल्यू मिल रही है वो भी हमारे पास IQ ही होगा। इसी तरह अगर मैं 70 इस IQ को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रियल नंबर लेट से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमारे पास 140 आ गया, तो वो भी हमारे पास IQ ही होगा। तो दो IQs को ऐड कर रहा हूँ तब भी हमारे पास IQ आ रहा है, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी हमारे पास IQ आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, तो पता चला कि IQ हमारे पास क्या है? हमारे पास वेक्टर है। इसी तरह अगर हम CGPA लें, दो CGPAs लें, उनको ऐड करें तब भी हमारे पास CGPA आएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास CGPA आएगा। तो CGPA हमारे पास कॉलम क्या हो गया? वेक्टर। अब यहाँ पर अगर मैं CGPA ऐड करूँ IQ के साथ तो CGPA कैसे ऐड होगा? IQ के साथ तो IQ ही ऐड होगा हमेशा। IQ के साथ CGPA कैसे ऐड कर सकते हैं? IQ चीज़ ही दूसरी है, CGPA हमारे पास दूसरी चीज़ है, इन दोनों को आपस में कैसे ऐड करेंगे? और अगर इन दोनों को ऐड भी करें तो हमारे पास न्यू चीज़ क्या मिलेगी? ऐसी कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती IQ और CGPA को ऐड करने से।
तो वो प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो रही यहाँ पर। अगर हम CGPA को ऐड कर दूँ IQ से, तो ये प्रॉपर्टी कब से सेटिस्फाई होगी? जब दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास ऐड हो ही नहीं सकते, तो पहली प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो रही। हमने लास्ट टाइम डायमेंशंस जब पढ़ रहे थे, तो डायमेंशंस में हमने लिखा था कि जब हम LT इनवर्स डायमेंशन को ऐड कर रहे थे, LT इनवर्स, तो हमें LT इनवर्स ही वापस मिल रहा था। तो ये भी सेम चीज़ है। ये हमारे पास LT इनवर्स एक ऑब्जेक्ट था, दूसरा भी सेम ही ऑब्जेक्ट था, दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो न्यू ऑब्जेक्ट मिला वो भी क्या था? LT इनवर्स था। तो वो सिमिलर चीज़ है। तो ये तो हमारे पास CS की हो गई। इसी तरह अगर मैं फोर्स लूँ, एक फोर्स 10 न्यूटन ली मैंने, दूसरी 15 न्यूटन ली, दोनों को ऐड किया, हमारे पास 25 न्यूटन। रिजल्ट हमारे पास क्या है? ये भी फोर्स थी, वो भी फोर्स थी, दोनों को ऐड किया, हमारे पास फोर्स ही मिली 25 न्यूटन। पहली प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गई। इसी तरह किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन को, 20 न्यूटन फोर्स मिली, तो 20 न्यूटन हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है। स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें तब भी फोर्स ही मिल रही है। दोनों को ऐड किया तब भी फोर्स ही मिल रही है। तो फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर है। इसी तरह फोर्स की जगह वेलोसिटी लूँ यहाँ पर, तब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फोर्स को ऐड करूँ मास से, तो मास कैसे? केजी किलोग्राम्स को मैं कैसे न्यूटन से ऐड करूँ? दोनों चीज़ें दूसरी हैं, एक फोर्स है दूसरी मास है, इन दोनों को कैसे ऐड करूँ? तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो सेटिस्फाई तभी होंगे जब दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो एक जनरलाइज कर दिया मैथमेटिक्स ने कि अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेक्टर्स होंगे हमारे पास। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो 4 टाइप्स के हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। 4 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो वो 4 हमारे पास इम्पोर्टेंट वेक्टर्स हैं। पहले हमारे पास नंबर 1 है जियोमेट्रिक वेक्टर्स। अभी ज्योमेट्रिक वेक्टर्स यही हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, तो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स हमारे पास सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाले हैं। यू और वी हमारे पास भी 2 वेक्टर्स हैं। लेट्स से यू हमारे पास ये वेक्टर है, वी हमारे पास दूसरा वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमें कोई न्यू वेक्टर मिलेगा, वो भी इसी प्लेन में होगा। अब ये दोनों ऐड कैसे होते हैं वो हमारे पास पूरा एक टॉपिक है कि दो वेक्टर्स को, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स की, अगर हम दो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी स्केलर के साथ, किसी रियल नंबर के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जस्ट उसकी साइज़ में चेंज आ जाता है। हम आगे देखेंगे कि जस्ट उसकी साइज़ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कंप्रेस होगा या वो एक्सपैंड होगा, बाकी वो डायरेक्शन वगैरह उसकी सेम रहती है। तो वो भी हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो नंबर 1 हमारे पास ज्योमेट्रिक वेक्टर्स आते हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स कैसे इस प्रॉपर्टी को
सेटिस्फाई करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को। लेट्स से मेरे पास एक पोलिनोमियल है, एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया पोलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर और दूसरा मैंने ले लिया एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे आता है और एक्स क्यूब हमारे पास आ जाता है ऐसे। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो तभी मुझे एक पोलिनोमियल ही मिलेगा। एक्स क्यूब को ऐड करूंगा एक्स स्क्वायर से तो तभी ये एक पोलिनोमियल ही है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका ग्राफ भी होगा हमारे पास कुछ, लेट्स से वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमारे पास कोई ग्राफ आ गया है ना, कुछ भी उसकी शेप हो सकती है, लेकिन वो पोलिनोमियल ही होगा एट द एंड। तो पोलिनोमियल्स में हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें भी जैसे उसकी साइज में चेंज आएगा या वो मूव कर जाएगा, उसकी थोड़ा मूवमेंट हो जाएगी, साइज में थोड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन तब भी वो पोलिनोमियल ही रहेगा। तो पोलिनोमियल्स भी हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो दूसरे टाइप ऑफ वेक्टर्स हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। इसमें हमारे पास आते हैं ऑडियो सिग्नल्स। अब ऑडियो सिग्नल्स में हमारे पास क्या होता है, इनके भी हमारे पास ग्राफ्स बनते हैं और दो ऑडियो सिग्नल्स को हम ऐड भी करते हैं तब भी हमारे पास एक न्यू ऑडियो सिग्नल ही मिलता है हमें। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बाकी वो ऑडियो सिग्नल ही रहता है। इसी तरह हमारे पास ऑडियो सिग्नल को हम जब हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज आता है, लेकिन वो ऑडियो सिग्नल ही रहता है। तो ऑडियो सिग्नल्स में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑडियो सिग्नल्स में हमारे पास वेक्टर्स हैं। फोर्थ वन हमारे पास है आर एन वेक्टर्स। अभी आर एन वेक्टर्स हमारे पास सिमिलर टू ज्योमेट्रिक वेक्टर्स ही हैं, लेकिन ये हमारे पास वेक्टर्स जब हम लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये आर एन वेक्टर्स यूज होते हैं। यहाँ पर आर एन क्या है कि हमारे पास प्लेन है या कोई हमारे पास स्पेस है, रियल नंबर्स का हमारे पास बनता है कि या तो ये सिंगल हमारे पास 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D 4D के वेक्टर्स अगर हम बात करें तो वो हमें आर एन बताता है। अब यहाँ पर अगर हम R1 की बात करें तो R1 में हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे, एक हमारे पास सिंगल लाइन में वेक्टर्स बनेंगे। हमारे पास वेक्टर्स ये एक वेक्टर हो सकता है, ये हमारे पास एक वेक्टर हो सकता है, लेकिन इस लाइन पर ही होंगे। तो ये हमारे पास R1 वेक्टर है। R2 वेक्टर क्या है जो हमने पहले भी देखे थे, वो U और V कि हमारे पास एक प्लेन है और उसमें हमारे पास वेक्टर्स बनने हैं। एक्स वाई प्लेन है, उसमें अगर वेक्टर्स बनने हैं तो वो R2 वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर भी जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास दोनों ऐड होंगे और एक न्यू वेक्टर मिलेगा, इसी प्लेन में होगा। तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, तो उनको हम आर एन वेक्टर्स को भी हम ये फोर्थ वन हमारे पास आर एन वेक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम R3 की बात करें तो वो हमारे पास 3 डायमेंशन में होंगे। तो वहाँ हमारे पास जी भी एक एक्सिस आ जाएगा एक्स और वाई के साथ, लेकिन वो वेक्टर्स हमारे पास ये रहेंगे।
वेक्टर्स होते कैसे हैं ये आरएन वेक्टर्स? लेट्स से हम R2 के 3D में एक वेक्टर की बात करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक ए वेक्टर है, होता कैसा है, हम इनको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, लेट्स से 1 2 3 हमारे पास कोई वेक्टर है, तो ये 1 हमारे पास उसका फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा कि वो हमारे पास R3 में है, तो उसके 3 डायमेंशन हो गए, ये x हो गया हमारे पास, ये y हो गया, ये z हमारे पास उसका कंपोनेंट हो गया। इसी तरह R2 में होगा तो वहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 होंगे, R1 में होगा तो वो हमारे पास जस्ट एक हमारे पास कंपोनेंट होगा। तो ये हम ऐसे वेक्टर्स लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली सिमिलर टू ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, इनकी एडिशन इनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली सेम है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स की तरह, जस्ट रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। So this was all about this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।